नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि लोगों ने आंदोलन को कैसे समझा। क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। तो इसलिए आइए समझते हैं कि लोगों ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम पढ़ रहे थे उसको किस तरीके से उन लोगों ने लिया। विभिन्न सामाजिक समूह उसमें कौन कौन शामिल थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे। तो आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं। गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट, ये क्या थे, आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि वो कैसे खेती करते थे, व्यावसायिक खेती यानी कि बगान वाली खेती, जिसे वो पैसे के लिए बेच देते थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी, यानी कि जो वो खेती की फसल को बेचकर जो पैसा कमाते थे, जब वो उनकी खत्म होने लगी तो सरकारी लगान चुकाना भारी हो गया, मतलब नामुमकिन सा हो गया। क्योंकि लगान, पैसा नहीं था तो लगान कैसे चुकाते, और सरकार भी लगान कम करने को तैयार नहीं थी, मतलब सरकार भी उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं थी। तो चारों तरफ कैसा माहौल हो गया, असंतोष का माहौल हो गया। और संपन्न किसानों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, यानी कि जो किसानी समुदाय था उसको एकजुट किया। और कई बार अनिच्छुक सदस्य, अनिच्छुक मतलब जो आंदोलन नहीं भी चाहते थे, उन सदस्यों को भी बहिष्कार के लिए मजबूर किया, यानी कि विदेशी चीज़ों के बहिष्कार के लिए उनको भी क्या किया गया, उन्होंने मजबूर किया कि आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए। उनके लिए स्वराज की लड़ाई जो थी वो भारी लगान के खिलाफ थी। उनके लिए स्वराज की लड़ाई कैसी थी, भारी लगान के खिलाफ थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, यानी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके तहत, तो लोगों को जो थी बड़ी निराशा हुई जो इस आंदोलन में गांधी जी का साथ या कांग्रेस का साथ दे रहे थे। फलस्वरूप 1932 में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन जाने से पहले उनके बीच में कोई समझौता हुआ था गांधी इरविन के बीच में। फिर वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था। उसके बाद जब वो वापस भारत लौटे तो 1932 में जब वो आए तो उन्होंने दोबारा आंदोलन शुरू किया, ये देख के कि यहाँ तो सरकार और ज़्यादा दमन कर रही है। लेकिन फिर भी लोगों ने उसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। जैसा कि जब पहली बार ये आंदोलन शुरू किया गया था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन दूसरी बार जब ये आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो जो लोग थे उन्होंने हिस्सा बढ़ चढ़कर इसमें नहीं लिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। यानी कि अब जो देखो छोटा किसान था वो किराए पे जमीन लेके खेती कर रहा था, जब फसल की जो दाम गिरने लगा वो फसल बिकना ही मुश्किल हो गया और किराया, फिर उसका पट्टेदार का किराया भी चुकाना मुश्किल हो गया। तो वो लोग क्या चाहते थे कि लगान में तो कमी हो ही हो, साथ में जो पट्टेदारी का जो किराया है इसको भी ना चुकाना पड़े और इसमें भी छूट हमें मिले। तो उनके लिए आंदोलन का मतलब ये था, वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो चाहते थे कि उन्हें किराया ना देना पड़े, उनके लिए आंदोलन का मतलब यही था। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। यानी कि उन्होंने कट्टरवाद, कई सारे कट्टरवादी आंदोलन किए जिसका नेतृत्व क्या करते थे, तो समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों का समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। अब वो हिचकिचाती क्यों थी, क्योंकि देखो जमींदार कौन होगा, अमीर होगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो अमीर किसान होते थे वो नाराज ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस जो थी, जो भाड़ा विरोधी आंदोलन, यानी कि जो छोटे किसान जो पट्टे किराए पे जमीन लेके खेती करते थे वो विरोध करते थे कि हमारा भाड़ा माफ हो, तो उसके कांग्रेस उन आंदोलनों का समर्थन देने में प्राय थोड़ा सा अपना हाथ पीछे रखती थी कि ताकि बड़े किसान जो हैं वो नाराज ना हो जाएं। इस कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित रहे, मतलब कोई संबंध वो निश्चित नहीं हो पाए, उन संबंधों को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वो अनिश्चित ही बने रहे, साफ साफ नहीं स्थापित ढंग से हो पाए। जैसे अमीर किसानों से हो पाए थे वैसे गरीब किसानों से नहीं हो पाए। व्यवसायी वर्ग की, अब इसमें देखते हैं कि व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविज्ञा आंदोलन को किस तरीके से लिया और उनका क्या रुख था इसके प्रति। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया, वो ताकतवर हो चुके थे। पहले विश्व युद्ध में के दौरान तो उन्होंने क्या कमाया, बहुत मुनाफा कमाया था। इसके बारे में अध्याय 5 में पूरी बात पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने कमाया था। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावटें आती थी। यानी कि वो ऐसी, उनके लिए क्या था स्वराज का मतलब, कि ऐसी नीतियां बने कि जिससे व्यापारियों को फायदा हो, ऐसी नीति ना बने जिससे व्यापारियों को नुकसान हो। ये साइड्स में कुछ डेट है, इनको हम
इस चैप्टर के इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में डेट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि विदेशी सरकार क्या करती थी, उनके रुकावटें उत्पन्न करती थी कि आपके उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देती थी या उनके व्यापार को थोड़ा मुश्किल बना देती थी। इसलिए वो चाहते थे कि जो व्यापार में जो रुकावटें हैं, ऐसी रुकावटें ना आए, यही उनके लिए स्वराज का मतलब था। तो अब तक आपको दो वर्ग के बारे में हमने पढ़ा, एक किसान, दूसरा व्यापारी। दोनों वर्ग के बारे में आपको समझ में आया होगा कि किसान के लिए स्वराज का मतलब क्या था, आज़ादी का मतलब क्या था, और एक व्यापारी के लिए आज़ादी का मतलब क्या था। तो अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टार्लिंग यानी कि विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा मतलब कि विदेशों से आयात जो है वो कम हो और हमारे देश में बना हुआ माल ज़्यादा बिके, वो कुछ इस तरीके की बात चाहते थे। और रुपया स्टर्लिंग जो विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन जो एक्सचेंज होता था उसके अनुपात में, रेशो में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आए, यानी कि विदेश से जो माल यहाँ पे आके बिकता है उसमें क्या है, कमी आए, और जो यहाँ का माल बनता है वो ज़्यादा यहीं बिके। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की। देखिए फिक्की से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फिक्की के अध्यक्ष या सीईओ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अब कौन है। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप याद कर लीजिएगा, 1927 में। और भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। ऐसे संगठनों की जो थी उन्होंने स्थापना की, यानी कि उनका गठन किया गया। और पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन कंट्रोल कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। तो उन्होंने उस औपनिवेशिकरण का ही विरोध किया, क्योंकि हम किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के। हमारे पास शासन किसका था, ब्रिटेन का। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी कि जो पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था उसका समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, यानी कि आंदोलन में जो पैसे की जो सहायता थी, इसलिए उन्होंने आर्थिक सहायता आंदोलन को दी। और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया, यानी कि जो वस्तुएं विदेश से आती थी उनको खरीदने और बेचने से उन्होंने इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां यानी कि जो विदेशी सरकार ने पाबंदियां लगा रखी थी वो नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे, यानी कि वो आराम से बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था, यानी क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में कोई ऐसी ब्रिटिश सरकार ने कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला कि जिससे कुछ अच्छा हो सके, इसलिए व्यावसायिक संगठनों का जो उत्साह था वो भी मंद पड़ गया और उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, यानी कि उन्हें जो हिंसा वाली गतिविधि थी होने वाली थी उनका भय था कि ऐसी कोई गतिविधि ना हो। वे लंबी अशांति और आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे, यानी कि जो कांग्रेस के युवा सदस्य थे उनमें जो समाजवाद का प्रभाव था वो उससे डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने, यानी कि जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था, यानी कि जो उद्योगों में वर्ग काम कर रहे थे जो लोग बाग, वही औद्योगिक श्रमिक वर्ग है, उसने सविज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि जो श्रम शक्ति यानी कि जो मजदूर हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे थे उन्होंने सिर्फ नागपुर में तो बड़ी उसमें मात्रा में हिस्सा लिया, लेकिन और कहीं भी हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे, यानी कि वो, क्योंकि देखो अमीर तो नज़दीक आ रहे थे और मजदूर दूर जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि अगर हमने इनकी मांग नहीं मानी तो ये हमसे दूर चले जाएंगे। और उनसे क्या मिल रहा था आंदोलन को चलाने के लिए, पैसा। इसलिए वो जो छोटे मजदूरों की मांग थी उसको कांग्रेस ऊपर उठाने में थोड़ा सा हिचकती रहती थी। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। यानी कि जो उनको कम वेतन मिलता था, खराब कार्य स्थिति होती थी, यानी कि उनको बहुत ही तंग जगहों पे या बहुत ही खराब जगहों पे जो काम करना पड़ता था, उसके प्रति इस लड़ाई को उन्होंने जोड़ दिया। और 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में पहले किसकी हड़ताल होती है, रेलवे में जो काम करते हैं उनकी, और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल होती है। और 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया, यानी कि उन्होंने भी वहाँ पर रैली की गांधी टोपी पहनकर और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस जो है वो अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकती रही।
थी। क्यों हिचकती रहती थी वो? क्योंकि देखो बड़े लोगों से क्या मिलता था, पैसा मिलता था, और जो मजदूर वर्ग होता था वो उनका विरोध करता था कि ये हमें सही से पैसा नहीं देते, हमसे सही से काम, जैसा हमें काम की जगह देनी चाहिए वो हमें काम की जगह नहीं देते, हमसे बहुत अलग अलग तरीके से काम करवाए जाते हैं। तो वो इस चीज़ के खिलाफ थे। लेकिन कांग्रेस क्या थी, उनसे पैसा मिलने के कारण जो आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, इस वजह से वो उनकी मांगों को अपने आंदोलन में समाहित करने से पहले क्या थी, हिचकती थी। कांग्रेस को लगता था कि उससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे, और जब उद्योगपति दूर चले जाएंगे तो फिर आंदोलन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और साम्राज्यवादी ताक विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी, यानी कि जो विदेशी साम्राज्यवाद के प्रति जो विरोधी ताकतें थी उनमें क्या होगा, फूट पड़ जाएगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। उसमें देखो औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, यानी कि लेडीज़ों ने भी लिया, और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। यानी कि जब वो नमक सत्याग्रह की यात्रा कर रहे थे और उसके दौरान जब वो बैठ के बातें बताया करते थे तो उस दौरान हजारों औरतें उनको सुनने के लिए आती थी, और उन्होंने जुलूसों में हिस्सा भी लिया और नमक भी बनाया। ये एक ही ऐसे ही आंदोलन की तस्वीर है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए आप, इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये औरतें हैं, तो इन्होंने भी उस यात्रा में हिस्सा लिया था, और इसके बारे में लिखा भी है कि राष्ट्रवादी जुलूस के दौरान औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इसमें आप कुछ बच्चों को भी इन्होंने गोद में ले रखा होगा, उनको भी देख सकते हैं। ये औरतें भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पैक्टिंग भी की। पैक्टिंग का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, शराब या जो विदेशी कपड़े उनके जो आने जाने के रास्ते होते हैं उन मिलों के, उनको बंद कर देना, वो क्या कहलाती है, उसकी पैक्टिंग कहलाती है। बहुत सारी महिलाएं जेल में भी गई, यानी कि विदेशी सरकार ने उनको भी जेल में डाल दिया। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। शहरों में तो जो ऊंची जाति की महिलाएं थी वो, शहरों में के इलाकों में जो ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं थी वो इसमें सक्रिय थी, और ग्रामीण इलाकों में कौन सी महिलाएं सक्रिय थी, जो संपन्न किसान परिवार से थी, यानी कि जो किसान परिवार ठीक ठाक अवस्था में था उन घरों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आया हो। क्यों? क्योंकि लोग बाग अभी भी उनको क्या सोचते थे कि वो घरों में ही काम करने के लिए औरतें जो हैं वो बनी हैं, फिर इसलिए उनकी स्थिति में कोई ज़्यादा भारी बदलाव नहीं आया था। औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला भी नहीं था और ना ही आया था। क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि जो गांधी जी थे उनका खुद का मानना ये था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। क्योंकि गांधी जी खुद इस बात को मानते थे, इसीलिए औरतों की जो स्थिति थी उस समय भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाती रही। क्योंकि गांधी जी की इसी भावना के कारण कांग्रेस ने लंबे समय तक औरतों को जगह देने में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर वो हिचकिचाती रही, और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। यानी कि जो वो काम जो कर रही थी, यानी कि छोटे स्तर पर जो आंदोलन में भाग ले रही थी, सिर्फ उनमें ही उसकी क्या थी, दिलचस्पी थी। ये टॉपिक आज का हमारा खत्म होता है। अभी हम इसमें डेट्स और पढ़ेंगे, जो हमारी डेट्स बाकी रहती हैं। चलिए पढ़ते हैं अपनी आज इन इम्पोर्टेंट डेट्स को, क्योंकि डेट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये घटना कब हुई थी या कब घटित हुई थी। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट। आइए देखते हैं, यह कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1918 से 1919 में क्या था, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। यानी कि जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना भाषण दिया था जब उनको पुलिस ने रोक दिया था, तो ये बाबा रामचंद्र जो उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होते हैं। फरवरी 1922 में चोरा चोरी के कांड के बाद जो है वो गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी होती है, और उनका मुकदमा जो है 2 वर्ष से चला रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो जाता है। यानी कि जो गुड़ेम पहाड़ियों में जो विद्रोह चल रहा था वो समाप्त हो जाता है, और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। और 1930 में अंबेडकर जी जो है वो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं।
मार्च 1930 में गांधी जी डांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं और मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं और दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी गोलमेज सम्मेलन से वापस आकर गांधी जी उसे दोबारा प्रारंभ करते हैं। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। आशा करता हूँ कि आपको इन डेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि इन डेट्स को क्या क्या चीज़ें हुई थी, इस घटना को समझ में आपके आ गया होगा। अगली क्लास में यानी कि जो कल शाम को 8 बजे हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं